स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आ चुका है, जिसे देखने के बाद मैं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। वॉल्यूम 1 को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, बट वॉल्यूम 2 उन चीजों का पे ऑफ नहीं देती। सीरियसली गाइज, वॉल्यूम 2 मुझे कुछ ज्यादा जमा नहीं, और कुछ चीजें तो सेंस भी नहीं बना रही थी, जैसे कि वर्म होल, एक्सोटिक मैटर, लाइट, डार्क, मेल्टिंग ऑफ थिंग्स जो कि अचानक से मेल्ट होना बंद हो जाती है, एबीज की थ्योरी, स्टीव का प्लान, ये सब एनोइंग था। एज अ व्यूअर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। इतना सारा साइंस और बेतुकी की बातें मेरे तो ऊपर से जा रही थी। बट हाँ, इस सीरीज में कुछ अच्छी चीजें भी थी और कुछ बहुत ही वाहियात। इन सब पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, वॉल्यूम 1 में ना बहुत सारी एपिक चीजें दिखाई गई थी, जैसे कि हॉपर का क्राउल पे जाना, 11 का एज से मिलना, वेकना का ओवरवर्ल्ड में आना और विल की पावर्स को ट्रिगर करना और विल को पावर का यूज करते हुए दिखाना। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट करती है, और इन सभी चीजों को देखने के बाद मेरी उम्मीदें बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई थी। इन 4 एपिसोड को देखने के बाद मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, और मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे कहता भी हूँ, बट आफ्टर ऑल मुझे मिला क्या? एक निराशा। वॉल्यूम 2 में 3 एपिसोड थे और तीनों की पेसिंग ऑफ थी। एक्शन है, स्कैरी सीन है, लेकिन कहीं कहीं पे ड्रैग लगता है, लाइक नैन्सी और जोनाथन का सब प्लॉट। वो पिघलती हुई चीजों को देख के ऐसा लगता है जैसे वेकना ने कुछ तो गंदी हरकतें की है। इव, सोच के भी बुरा लग रहा है, लेकिन देख के तो ऐसा ही लग रहा था। और उसके बीच में हमारे जोनाथन और नैन्सी की बकवास आउट ऑफ प्लेस था। एनीवे, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया खत्म होने वाली है। आज 6 नवंबर है और सब कुछ किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। लोग मर सकते हैं, पूरी हॉकिंस तबाह हो सकती है, सिर्फ हॉकिंस ही नहीं, पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच हमारे मेन कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? इन सब के बीच हमारे विल को याद आता है कि उसे अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना चाहिए, उसे सबको बताना चाहिए कि वो आखिर में क्या है। एंड आई डोंट नो इसकी जरूरत क्या थी। आई थिंक माइक नोज ही वाज टैमी, यू नो इफ यू नो। वहीं दूसरी तरफ हम थोड़ा एल और काली के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काली को देखने के बाद लोग थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा उन्हें अजीब लग रहा है। बट मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि इस पूरे वॉल्यूम 2 में अगर कोई कैरेक्टर मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा है तो वो है काली, क्योंकि वो तो एटलीस्ट सीरियस है ना कि मामला कितना गंभीर है। वो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रही है, बाकियों की तरह गप्पे मारने और फैमिली का ज्ञान देने नहीं बैठी है। होप सो 11 उसकी बातों को समझे और समझे कि 8 हमेशा से उसे सही चीज ही बता रही थी। काली 11 को समझाती है कि जिस तरह से पापा ने 1 के ब्लड का यूज करके सारे बच्चों को पावर्स दी थी, उसी तरह से मिलिट्री वाले भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मिलिट्री वाले 11 को पकड़ लेते हैं तो वो इस काम में 100% कामयाब हो सकते हैं। और इसी वजह से काली का प्लान है कि 1 यानी कि वेकना को मारने के बाद उन दोनों को भी वहीं पे रुक जाना चाहिए, यानी कि उसी डायमेंशन में जहाँ पे वेकना रहता है, और एट द एंड खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में रहना उन दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और जब तक वो रियल वर्ल्ड में रहेंगे, ये चीजें उनके साथ हमेशा हमेशा होती ही रहेंगी। भले ही वो आज वेकना को मार दे, बट फिर कल कोई और खड़ा होगा जो उन्हें और उनके दोस्तों को जिंदगी भर तरपाते रहेंगे। और काली ने ये सब देखा है, उसने देखा है अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, और उसने ये भी देखा है कि ये मिलिट्री वाले कितने खतरनाक है। बाय द वे, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डेली रात को 11 से 12 बजे के बीच लाइव स्ट्रीम करता हूँ इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है मैं हूँ कुंड्रैगन, जहाँ पे मैं और मेरा भाई कुणाल बहुत सारी बातें करते हैं मूवीज और सीरीज से रिलेटेड। तो अगर तुम भी यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आ सकते हो। और वैसे भी आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 के बारे में, जिसमें हम हर एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आज का लाइव स्ट्रीम मिस मत करना। बाय द वे गाइज, अब हम थोड़ा सा अपसाइड डाउन और वर्म होल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एपिसोड 5 में देखा कि अपसाइड डाउन एक मैसिव वर्म होल है जो कि अर्थ को दी एबीज से कनेक्ट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दी एबीज क्या है। देखो, एबीज ना D&D के अंदर वेकना का एक अपना डायमेंशन है जिसे एबीज कहा जाता है, बट इस चीज का ना रियल वर्ल्ड से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ये हो सकता है कोई अलग ही दुनिया हो, या फिर कोई अलग प्लानेट, या हो सकता है एक मैजिकल वर्ल्ड। बट अगर ये एक मैजिकल वर्ल्ड है तो इसमें रोजन ब्रिज का क्या काम? डॉक्टर रेनर ने इन सारी चीजों के बारे में पहले ही एग्जामिन कर लिया था और इन सभी चीजों को एक डायरी में लिखा हुआ है। उनके मुताबिक अपसाइड डाउन एक रोजन ब्रिज है जो कि अर्थ को किसी और दुनिया से कनेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि हमने अपसाइड डाउन के बारे में अब तक जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी जाना था, वो सारी चीजें यहाँ पे गलत साबित होते हुए दिख रही है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अपसाइड
अपसाइड डाउन एक ब्रिज है, तो फिर हॉपर सीजन 3 में रसिया कैसे पहुंचा? क्योंकि सीजन 3 के एंड में हमने देखा था कि जब पोर्टल ब्लास्ट होता है तो हॉपर टेलीपोर्ट करके रसिया में पहुंच जाता है। बट यहाँ तो मुझे कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही जिसके हिसाब से कोई भी इंसान इतनी दूरी तय कर सकता है। I mean, ये जो दूसरे डायमेंशन का ब्रिज है जिसे हम अपसाइड डाउन समझ रहे थे, वो तो सिर्फ हॉकिंस तक ही लिमिटेड है। हॉकिंस के बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हॉपर वहाँ कैसे पहुँचा? पिछले 10 साल से हम क्या समझ रहे थे? अपसाइड डाउन एक अल्टरनेट डायमेंशन होगा, जैसे कि कोई पैरेलल वर्ल्ड या फिर डार्क मिरर ऑफ हॉकिंस। बट अचानक से डस्टिन एक नोटबुक को खोलता है, डॉक्टर ब्रेनर के पुराने नोट्स को देखता है और बोलता है अपसाइड डाउन इज नॉट अ डायमेंशन, इट्स अ वर्म होल। भाई कब, कैसे, क्यों? भाई अब हमें बताया जाता है कि अपसाइड डाउन एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है जो कि अर्थ को कनेक्ट करता है दी एबिस से। एक्सोटिक मैटर, डार्क एनर्जी, लाइट और डार्क का मिक्स। सुन के लगा जैसे कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का डार्क सीरीज देख रहा हूँ। बट अगर सही मायने में देखा जाए ना तो प्रॉब्लम आइडिया में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पहले कभी भी बिल्डअप ही नहीं किया गया, कोई प्रॉपर फोरशैडोइंग नहीं की गई। लास्ट सीजन में कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया गया। ये ट्विस्ट नहीं रेटकॉन लगता है। वेल एपिसोड 6 में ना एक अजीब चीज होती है। अपसाइड डाउन में वाइंस मेल्ट हो रही होती है, स्ट्रक्चर्स डिसॉल्व हो रहे होते हैं, गेट्स अनस्टेबल हो रहे होते हैं और फिर अचानक से ये सब कुछ रुक जाता है। लेकिन क्यों? इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में दे जाता है कि यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है। बस इतना सही, न साइंस न लॉजिक, सिर्फ एक डायलॉग ताकि वीएफएक्स जस्टिफाई लग जाए। देखो अगर सच बताओ ना तो इस पूरे वॉल्यूम 2 में अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी लगी है तो वो है मैक्स का ओवरवर्ल्ड में आना। मैक्स और होली की जोड़ी इस पूरे वॉल्यूम 2 का की पॉइंट था और देखा जाए तो यही चीज इस पूरे वॉल्यूम 2 में जान डालती है। वेल मुझे तुम लोगों का नहीं पता बट मैं तो मैक्स को वापस देखने के लिए काफी टाइम से एक्साइटेड था और जब ये सीन प्ले होता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। बट सेम टाइम पे होली के लिए बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि वी नो की होली की बॉडी अपसाइड डाउन में नहीं है, वो वेकना के डायमेंशन में है जिसे हम एबीज कहते हैं। और जब मैक्स होली को समझा रही होती है ना कि फिक्र मत करो, जब तुम अपसाइड डाउन में जगोगी तो तुम बहुत ही सेफ हो जाओगी, देन मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मैक्स प्लीज यार, वो बच्ची है छोटी, इसको छोड़ के मत जाओ यार। नो यार प्लीज। हाँ आई नो, मुझे भी उस टाइम पे ज्यादा कुछ पता नहीं था बट फिर भी होली के लिए बुरा तो लगता है। बट आई एम थैंकफुल कि डफर ब्रदर्स ने आखिरकार मैक्स को रियल वर्ल्ड में ला ही दिया। और हाँ, इसी के साथ मैं एक और सीन की बात करूंगा जहाँ पे हमें स्टीव और डस्टिन की लड़ाई को दिखाया जाता है। भाई वो सीन थोड़ा पर्सनल हो जाता है क्योंकि जब स्टीव गुस्से में आके डस्टिन को एडी के बारे में बुरा भला कहता है तो डस्टिन स्टीव पे चढ़ पड़ता है। वो स्टीव को बहुत ही ब्रूटली हिट करता है और वो उससे फाइट भी करता है। यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि डस्टिन ऐसा कर क्यों रहा है। माना कि स्टीव ने बहुत ही गलत बात कही बट स्टीव भी तो परेशान हो चुका है डस्टिन से क्योंकि डस्टिन अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। और इसी बात का जवाब हमें डस्टिन आगे चल के देता है कि वो डरता है स्टीव को खोने से क्योंकि उसने ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड खो दिया है तो उसमें एक दूसरा बेस्ट फ्रेंड खोने की हिम्मत नहीं है। और ये डायलॉग बहुत ही इम्पैक्टफुल था। इसी के साथ स्टीव भी हमें थोड़ा चालाक बनते हुए दिखता है क्योंकि जब एंड में सब बातें कर रहे होते हैं कि अपसाइड डाउन में रोजिन ब्रिज के उस पार वेकना के डायमेंशन में कैसे जाया जाए तो यहाँ पे हर कोई अपना अपना एक आइडिया देता है। जैसे कि हॉपर कहता है कि हम हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं जो कि बहुत ही फालतू आइडिया था और एक ने कहा था कि हम क्लाइंब करके भी जा सकते हैं। बट यहीं पे स्टीव एक आइडिया देता है कि वो फोन टावर का यूज करेगा। हाँ, वही टावर जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था जिसपे स्टीव और जोनाथन रेस लगा रहे थे। बट यहाँ पे कैच ये है कि ये टावर रियल वर्ल्ड में ना होकर अपसाइड डाउन में होगा और जब वेकना अपसाइड डाउन को अपने डायमेंशन से मर्ज करेगा तब ये लोग मौके का फायदा उठाकर वेकना के डायमेंशन में घुसेंगे और उसका खेल तमाम कर देंगे। और ये आइडिया सबको पसंद भी आया है बट मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया उतना काम भी करेगा। बाय द वे, लास्ट एंड फाइनल एपिसोड को आने में भी थोड़ा टाइम है तो उस एपिसोड को देखने के बाद ही मैं किसी कंक्लूजन या फिर किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। बट फिलहाल के लिए मेरे लिए ये तीनों एपिसोड थोड़ा बोरिंग गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। बाय द वे, वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि आज रात 11 बजे मैं इस वाले चैनल पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। देन अगर आपके पास अगर कोई फैन थ्योरी है, कुछ आपके दिमाग में है, कुछ आप बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।